अब रुख करते हैं रूस का, जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले एक बहुत शदीद ज़ल्ज़ला आया था और फिर इस ज़ल्ज़ले के बाद दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई थी। कई ममालिक ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो समुद्री जो वेव्स हैं वो भी महसूस की और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुनामी का ख़तरा था। अब इन ममालिक में अमेरिका शामिल था, इन ममालिक में कनाडा शामिल था, जापान शामिल था। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे थे कि ज़लज़ले का और सुनामी का आपस में ताल्लुक़ क्या है? और फिर अगर ये सुनामी की वार्निंग जारी की जा रही है, तो रूस से इतने दूर ममालिक अमेरिका और कनाडा में क्यों जारी की जा रही है? ऐसा क्यों नहीं है कि जो रूस के करीब ममालिक हैं, उन्हें ख़तरात लाहक हों? तो ये पूरा मामला है जो कि हमने डिस्कस करना है और हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं सैयद तारिक हसनी साहब जो कि जियोलॉजिस्ट हैं और इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा आसान अल्फ़ाज़ में ये समझा सकें कि सुनामी का और ज़लज़ले का आपस में जो ताल्लुक़ है, वो क्या है? कनेक्शन क्या है इन दोनों का? देखें, सुनामी जो है वो जलजला अगर कोई समंदर के अंदर आए और समंदर के अंदर बहुत बड़ी कोई वाटर की जब डिस्प्लेसमेंट होती है उस अर्थक्वेक के आने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कि अगर फर्ज करें जमीन फट जाए और वो उसका एक हिस्सा नीचे चला जाए, दूसरा हिस्सा ऊपर चला जाए, तो जो पानी वहां मौजूद होता है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस होता है और फिर वो एक बड़ी वेव की शक्ल में आगे बढ़ना शुरू होता है। और जहां पर भी उसको पहला कोस्टल एरिया मिल जाए, जमीन मिल जाए, वहां पे वो जाके उसके उसके असरात होते हैं। तो ये जो है, जो सुनामी का लफ्ज है, ये बेसिकली समंदर के अंदर किसी किस्म का जलजला या आतिशफशानी अमल की वजह से ये वाक़ होता है। तो सुनामी बेसिकली अर्थक्वेक के साथ ही इसका ताल्लुक है। अब ये जो ज़लज़ला रूस में आया था, ये सुनामी के हवाले से कितना ख़तरनाक था? और इसके हवाले से फिर जो सुनामी की वार्निंग्स जारी की गई थी मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो कहाँ-कहाँ पर इस ज़लज़ले की वजह से सुनामी का ख़तरा था और है? देखिए, रूस का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उसको उस वहां पर एक पेनिनसुला है जिसका नाम है कमचटका। ये जलजला वहां उस कमचटका के साउथ के अंदर कोई तकरीबन वहां से 200-250 किलोमीटर दूर एक बड़ा ट्रेंच है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर। वहां उस ट्रेंच के अंदर ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है जिसने कि ये अर्थ को एक जो लेके आया है, और इसकी वजह से, क्योंकि ये 8.8 मैग्नीट्यूड का जलजला था जो कि बहुत बड़ा था, तो इसने इसके तवक्के ये थी कि यूएस का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, वो कनाडा और इसी तरीके से जो जापान और कोरिया वगैरह का इलाका है, ये मुतासिर हो सकता था। बल्कि साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका कह रहे ये रहे थे कि शायद इसके असरात चिली तक जाएं, मगर खैर वो अल्लाह का शुक्र ये है कि इसने कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं बचाई। और अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो भी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1100 किलोमीटर्स है, तो पाकिस्तान को तो किसी किस्म के सुनामी का ख़तरा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तो यहाँ से बहुत दूर है और ये जो जगह है इसके दरमियान में बहुत सारी और लैंड है। अगर सुनामी का जो भी खतरा होगा वो पाकिस्तान में कोई इस पर्टिकुलर जलजले से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। मगर क्योंकि रास्ते के अंदर बहुत सारी और कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, बड़े आइलैंड हैं, तो वो सुनामी के असरात को रोक देते। तो बुनियादी तौर पे समंदर तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, मगर चूंकि फासला बहुत ज्यादा है और रास्ते में बहुत सारे और ममालिक हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के साहिल को इससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और अब मैं चाहूँगा कि ये भी थोड़ा-सा अगर आप हमें समझा सकें कि अमेरिका और कनाडा तक जो सुनामी की वार्निंग्स जारी की गई थी और कुछ साहिल ऐसे थे जहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी लहरें भी देखी गईं इन ममालिक में। तो ये ममालिक तो रूस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वहाँ पर सुनामी का इतना ज़्यादा खतरा क्यों था? जी, ऐसे लगता है कि दूर है, मगर अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो आपको लगेगा कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलास्का है, उसके दरमियान में एक छोटी सी एक एरिया है, उसका नाम है बैरिंग स्ट्रेट। तो ये जो बैरिंग स्ट्रेट है, बेसिकली ये दोनों बड़े मुल्कों को आपस में एक दूसरे से जुदा करती है। इनके दरमियान बाज जगह 2-2 3-3 किलोमीटर का फासला है।
तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका कनाडा जो है ये रूस से बहुत करीब है, मगर आपको उसके लिए रूस का जो ईस्टर्न साइड है और अमेरिका और कनाडा का जो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से नक्शे में देखना होगा तो ये बहुत ही करीब हो जाएंगे। और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है ये दोनों के दरमियान में है। इन रूस का जो नॉर्दर्न एरियाज है और इसी तरीके से जो अमेरिका का और कनाडा का जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां उनके दरमियान में बेरिंग सी है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, तो इसलिए बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। और फाइनली सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ज़ाहिर है ये ज़लज़ला जो है ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो सुनामी का ख़तरा था, क्या ये भी अब ख़त्म हो चुका है? और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो ये सुनामी का ख़तरा कितने अरसे तक रहता है और कितने अरसे बाद ख़त्म होगा? अच्छा, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैंने बल्कि आज भी देखी है, यूएसजीएस ने ऐलान किया है कि अब फर्दर यूएस कोस्टल साइड के ऊपर तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। शायद मुमकिन है कि अभी तक रूस का कुछ इलाका मुतासिर हुआ हो जिसकी कोई खातिर मेरे पास कोई खास इत्तला नहीं है, मगर जहां तक अमेरिका का और कनाडा का ताल्लुक है वहां पर अब ये सुनामी वार्निंग खत्म कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद तारिक हसनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ जियोलॉजिस्ट, और उनसे बात हो रही थी कि रूस में जो ज़लज़ला आया था, शदीद ज़लज़ला, उसके बाद दुनिया के कई ममालिक में सुनामी की वार्निंग्स जारी की गई थी। इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है और कहाँ कहाँ पर ख़तरा था और कहाँ कहाँ पर अब भी ख़तरा है। मैं सबसे पहले हम रुख करते हैं बरतानिया का, जहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी एक शदीद किस्म की हड़ताल जारी थी और अब वो हड़ताल ख़त्म हुई है। पाकिस्तान में तो हम सुनते हैं कि यंग डॉक्टर्स की हड़तालें होती रहती हैं, गवर्नमेंट के साथ उनकी नेगोशिएशंस होती हैं, फिर नेगोशिएशंस के बाद जो है वो मामला फिर बढ़ जाता है, दोबारा से हड़ताल शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला है बरतानिया के यंग डॉक्टर्स का या जूनियर डॉक्टर्स का। अब उन्होंने हड़ताल की और अब गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस हुई इनकी और फिर उसके बाद अब ये हड़ताल जो है ये ख़त्म हुई है। इसकी ज़रा तफसील जानते हैं। एम एम आलम साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एम एम आलम साहब, थैंक यू आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सकें कि ये जो डॉक्टर्स की जो हालिया हड़ताल थी इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, क्या रीज़न थी इसकी, और दूसरा ये कि किस किस शहर में ये जो बीएमए है उसकी तरफ से हड़ताल की गई थी। जी हाँ, इसकी तफसील मैं यूँ बताना चाहूँगा कि बीएमए ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहों में 26 से 29% कमी की गई है। बीएमए अफरात ज़र के हिसाब से रेस्टोरेशन पे मुकम्मल बहाली का मुतालबा कर रही है। यहाँ पर ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि 2024 में एक आर्जी मुआहदा हुआ था जिसके तहत 22.3% तनख्वाह बढ़ाई गई और 6% इजाफी 1000 पाउंड जो है वो भी पे किया गया। लेकिन बीएमए ने इस मुआहदे को इतना सराहा भी नहीं और उन्होंने कहा ये एक मरहलावार अमल है जिसको किया जा रहा है और तनख्वाहों की मुकम्मल बहाली तक बीएमए जो है वो अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत ने कुछ नरमी बरती मगर हुकूमत ने भी मुकम्मल जो बहाली है तनख्वाह की उस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। और अब जो है इस हड़ताल का क्या स्टेटस है? क्या ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है या फिर कुछ वक्त के लिए मुअत्तल हुई है? जी हाँ, डॉक्टरों ने 5 रोज़ा जो मुकम्मल हड़ताल की 25 जुलाई 2025 से लेकर 30 जुलाई तक उन्होंने मुकम्मल ऑपरेशन बंद रखा और बीएमए ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने 2026 तक मजीद हड़तालों का जो है वो कहा है और उन्होंने इख्तियारी मैंडेट जो है वो भी हासिल कर लिया है। लिहाजा ये मसला अभी हल नहीं हुआ।